जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आज इस वीडियो में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 2 दिसंबर 2021 के दरोगा में आया हुआ हिंदी का सेट। दोस्तों सभी को पता होगा जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं 40-40 क्वेश्चन के होते हैं सेट। इसमें 40 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, 40 जीएस के होते हैं, 40 रीजनिंग के होते हैं और 40 मैथ के होते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इसमें हिंदी के 40 प्रश्न। ठीक है, 2 दिसंबर 2021 का सेट है ये और उसमें से हमने 40 के 40 प्रश्न लिए हैं और 2017 और 2021 के जितने पेपर हैं सभी के हम हिंदी हिंदी के सेट पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हम शुरुआत करते हैं इसकी। पहला क्वेश्चन है इसमें, कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। ठीक, देखिए इसमें हम करेंगे क्या, सभी ऑप्शनों को डिटेल हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अपभ्रंश का मतलब होता है टूटना फूटना या फिर जिसके बाद अगली कौन सी भाषा आती है वो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाली। ठीक है, जिसे जिसने हिंदी पढ़ी है उसको पता होगा, संस्कृत के बाद में पाली, पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश। अगर यहीं पर क्वेश्चन ऐसा होता पाली की अपभ्रंश कौन सी हो जाएगी तो प्राकृत हो जाती, प्राकृत की अपभ्रंश पूछा जाता तो अपभ्रंश हो जाती, अपभ्रंश की अपभ्रंश पूछा जाता तो हिंदी हो जाती। ठीक है, तो फिलहाल इसका सही आंसर हो जाएगा पाली। ठीक, यहीं पर एक और क्वेश्चन ध्यान रखेंगे हम, संस्कृत को आदि जननी कहते हैं हिंदी की, और हिंदी की जननी पूछी जाए तो फिर वो अपभ्रंश होती है। ठीक, और आधुनिक हिंदी में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो खड़ी बोली का पड़ा है और खड़ी बोली के जनक हमारे अमीर खुसरो हैं, सभी ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी बर्तनी शुद्ध है। तो जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या अदर यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शुद्ध बर्तनी, ये 3-4 क्वेश्चन आते हैं शुद्ध बर्तनी के। ठीक है, अगर जिन्होंने शुद्ध बर्तनी नहीं पढ़ी है तो फिर उनसे ज़्यादा महान कोई नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका फिलहाल सही आंसर हो जाएगा संगीतज्ञ, पहला ऑप्शन। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन है, राजा का विलोम क्या होगा। ठीक है, राजा का विलोम शब्द क्या है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए रानी, तो रानी भी सही होता है, प्रजा भी सही होता है, रंक भी सही होता है, लेकिन यूपीएसआई के आयोग के द्वारा रंक सही माना गया है यहाँ पर। अगर लिंग के आधार पर पूछा जाता तो रानी भी सही हो जाता है, यहाँ पर विशेषण के आधार पर प्रजा सही हो जाता। ठीक, लेकिन फिलहाल रंक को सही माना है। अगला क्वेश्चन है, करण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। करण का, तो करण का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पर्यायवाची रश्मि। अगर भानुजा की बात की जाए तो देखिए भानु का मतलब सूर्य होता है, जा का मतलब पुत्री होता है, यानी यमुना का भानुजा हो जाएगा, रस का रस्सी का हो जाएगा और तटनी नदी का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन है हमारा, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। छा का, तो देखिए छा ध्वनि चा वाले वर्ग में आती है, चा को हम तालव्य वर्ग के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ओष्ठ में हमारे पा वर्ग वाले आते हैं और दंत में हमारे ता वर्ग वाले आते हैं। ठीक है, वरत्स की बात की जाए तो वरत्स में आते हैं न ल र स। अगला क्वेश्चन है हमारा अब, रामचरितमानस। ठीक है, इसका सही आंसर तालव्य हो जाएगा। क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है। तो देखिए रामचरितमानस, तुलसीदास की रामचरितमानस और एक विनय पत्रिका, इन दोनों की भाषा बहुत पूछी जाती है, तो रामचरितमानस अवधी भाषा में हो जाएगी। ठीक है, अवधी भाषा में। ठीक, अवधी भाषा हो जाएगी इस रामचरितमानस की, और अगर विनय पत्रिका की पूछी जाती तो ब्रज भाषा हो जाती उसकी। अगला क्वेश्चन है अब हमारा, क्वेश्चन है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो देखिए ये कवयित्री शब्द इसका सही आंसर हो जाएगा। कवयित्री हमारा शुद्ध वर्तनी में भी बहुत पूछा जाता है और इसका स्त्रीलिंग भी पूछा जाता है कवि का, तो ये ध्यान रखोगे। क्वेश्चन अगला है हमारा, अनाड़ी का तत्सम क्या होगा। अनाड़ी, तो दोस्तों तत्सम और एक तद्भव, ये दो शब्द ध्यान रखोगे, तत्सम और तद्भव, इनकी पहचान बता रहा हूं मैं। तत्सम होते हैं जो कम बोले जाते हैं, संस्कृत के समान होते हैं, और जो तद्भव होते हैं वो ज़्यादा बोले जाते हैं। ठीक है, और संस्कृत से बदल कर बने होते हैं। फिलहाल तो अनाड़ी का सही आंसर अनार्य हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अनार्य। देखिए अनार्य कम बोला जाता है, अनाड़ी ज़्यादा बोला जाता है, तो अनाड़ी तद्भव हो जाएगा और अनार्य तत्सम हो जाएगा। अट्टालिका की बात की जाए तो अट्टालिका अटारी को कहते हैं। ठीक है, अन्यत्र होता है कहीं दूसरी जगह पर। ठीक है, अन्यत्र, तो ये भी ध्यान रखोगे। अट्टालिका अन्यत्र और अनार्य ये सभी तत्सम है और अनाड़ी तद्भव है। ठीक है, पहचान क्या होगी, तत्सम ऐसे शब्द जो कम बोले जाते हैं, जैसे मान लीजिए रात्रि, अग्नि, और तद्भव क्या हो जाएंगे नहीं कि जो ज़्यादा बोले जाएंगे, रात और आग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा अब, क्वेश्चन है हमारा, व्यास का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए व्यास का होता है हमारा समास। ठीक है, समास विलोम हो जाएगा। संश्लेषण का विश्लेषण, संक्षेप का हो जाएगा, देखिए संक्षेप का मतलब छोटा रूप होता है। ठीक, संक्षेप, और संगीन असंगीन।
क्वेश्चन अगले की तरफ बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन है यद्यपि में कौन सी संधि प्रयुक्त है। तो यद्यपि देखिए, यद्यपि में हमारी यड़ संधि हो जाएगी। सभी को पता होगा संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अब देखिए यहाँ पर वैसे तो स्वर संधि है यद्यपि में, लेकिन जब स्पेशली यड़ दे रखा है यहाँ पर तो हम यड़ को ही करेंगे, ना कि स्वर को, ये ध्यान रखना है। ठीक। अगला क्वेश्चन है सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है सूर्योदय में। तो देखिए सूर्योदय में हो जाएगी गुण संधि हमारी। ठीक है, सूर्योदय में गुण संधि हो जाएगी। अब मैं इनकी पहचान बता दूं थोड़ी थोड़ी। जैसे गुण संधि जो होती है इसमें अगर छोटी ए और छोटा ओ की मात्रा हो, ठीक, छोटी ए और छोटा ओ की मात्रा हो तो वहां पर गुण संधि हो जाती है। जैसे मान लीजिए रमेश और महोदय। ठीक है। अगर वृद्धि की बात की जाए तो जिसमें बड़ी ए और बड़ा ओ इनकी मात्रा है तो वो वृद्धि संधि हो जाती है। जैसे मान लीजिए सदैव और महौज। ठीक। अगर बात की जाए दीर्घ संधि की तो जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ इनकी मात्रा है तो वहाँ पर दीर्घ संधि हो जाती है। जैसे हिमालय, गिरीश और बदहुर्मी। ठीक है। अगर बात की जाए यड़ की, यड़ तो य और वा के साथ में कोई आधा अक्षर आता है तो यड़ संधि हो जाती है। जैसे मान लीजिए प्रत्येक और स्वागत। यद्यपि, यद्यपि में भी आधा अक्षर आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर यड़ संधि हो जाती है। अगर बात की जाए अयादि की तो अयादि में क्या होता है, या और वा के साथ कोई आदाक्षर नहीं आए तो वहाँ पर अयादि संधि हो जाती है। जैसे मान लीजिए नयन और इससे पवन। ठीक, ये हो जाता है। ध्यान रखोगे इनको, फिर से रिपीट करोगे। एक मात्रा यानी ए ओ गुण, दो मात्रा बड़ी ए बड़ा ओ वृद्धि, ऐसे ध्यान रख लोगे इनको। क्वेश्चन अगला है हमारा। क्वेश्चन है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। तो सभी को पता होगा ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, और ब्राह्मी लिपि का आधुनिक रूप क्या है तो देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि सबसे पहले कहाँ पर पढ़ी गई है तो गुजरात के शासक के दरबार में एक शिलालेख में। ठीक है, गुजरात राज्य में पढ़ी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है सदाचार में। तो देखिए दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, ये शब्दांश होते हैं हमारे, और इनमें हम मूल शब्द निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, अगर मूल शब्द निकालने के बाद में आगे कुछ बचता है तो उसे उपसर्ग बोलते हैं, पीछे कुछ बचता है तो उसे प्रत्यय बोलते हैं। ठीक, तो सदाचार में उपसर्ग पूछा है तो सत प्लस आचार यानी सत इसमें उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन अगला है हमारा कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। कलम तोड़ना, तो इसका सही आंसर है अच्छा लिखना। ठीक है, अच्छा लिखना। कलम तोड़ना, एक होता है निब तोड़ना, निब। ठीक है, निब तोड़ना तो इसका मतलब होता है फांसी की सजा सुनाना। यहाँ पर कलम तोड़ना है तो इसका मतलब अच्छा लिखना, सुंदर लिखना, ये होता है। क्वेश्चन अगला है हमारा सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो देखिए सत्य प्लस आग्रह है, ये कहाँ है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, सत्य प्लस आग्रह, प्लस बड़ा आ रहा है इसमें। अगर ये पूछा जाता है कि इसमें संधि कौन सी है तो दीर्घ संधि हो जाती। ठीक, क्वेश्चन अगला है ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द क्या है। ईर्ष्या का, तो ईर्ष्या का पर्यायवाची डाह हो जाएगा, डाह। इसके अन्य और ध्यान रखोगे, एक मत्सर होता है इसका, मत्सर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डाह, मत्सर, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, बाकी तो सब पता होंगे, लेकिन ये मत्सर और एक डाह ये जरूर ध्यान रखना है, दोनों नए नए शब्द हैं ये, इसलिए। अगला क्वेश्चन है हमारा अब फिर भी कुछ रह जाएगा कृतिक रचनाकार कौन है। फिर भी कुछ रह जाएगा कृतिक रचनाकार कौन है। तो देखिए इसके रचनाकार हो जाएंगे विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। ठीक है, इन्हें व्यास सम्मान मिला इस रचना के लिए। बाकी जो हमारी वीडियो पर नए हैं वो ध्यान रखो, उन्हें बता दें हमने साहित्य अकादमी की और व्यास सम्मान दोनों की वीडियो बनाई है जो ट्रिक से है, तो एक बार उन वीडियो को भी देख लें। ठीक है, अगर बात की जाए नरेश मेहता की तो इन्हें व्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है अरण्य के लिए। ठीक है, इनकी रचना है अरण्य। दोस्तों हमने एक वीडियो में विधा भी कराई है। ठीक है, जैसे अरण्य की विधा क्या है तो अरण्य काव्य है। ठीक है, अगर बात की जाए विश्वनाथ तिवारी इनकी तो फिर भी कुछ रह जाएगा। अगर रमेश चंद्र शाह की बात की जाए तो देखिए रमेश चंद्र शाह की रचना है विनायक। ठीक है, विनायक, इनकी रचना विनायक। और इसकी अगर विधा पूछी जाए तो कौन सी है तो विधा हो जाएगी इनकी उपन्यास। ठीक है, विनायक की। दोस्तों वीडियो में हमने साहित्य को ट्रिक से कराया है, विधा और पुरस्कारों को ट्रिक से। ठीक है, तो एक बार उसे और देखे जाके। मंगलेश डबराल की रचना है हम जो देखते थे और उसकी विधा हो जाएगी काव्य।
अगला क्वेश्चन है हमारा, व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है व्याप्त? तो देखिए वाक या के साथ में आधा अक्षर आ रहा है तो इसमें जड़ संधि हो जाएगी, ठीक। वे प्लस आप्त, ये विच्छेद हो जाएगा इसका, वे प्लस आप्त, ये विच्छेद हो जाएगा इसका, ठीक है। वे प्लस आप्त, जड़ संधि हो जाएगी इसमें। क्वेश्चन अगला, राम रमापते कर धन लेहू, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो इसमें अलंकार हो जाएगा, देखिए रा की आवृत्ति हो रही है इसमें, ठीक है, रा की, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर श्लेष की बात की जाए तो इसमें शब्दों का दोहराव होता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भी अलग होता है। श्लेष की बात की जाए तो श्लेष क्या होता है, इसमें शब्द एक होता है लेकिन उसके अर्थ कई होते हैं, और श्लेष का मतलब होता है चिपकना। अनुप्रास में क्या होता है, इसमें वर्णों का दोहराव होता है, देखिए यमक में शब्दों का दोहराव होता है, अनुप्रास में वर्णों का होता है, और वक्रोक्ति क्या होता है, ये श्लेष का ही एक भाग होता है, इसे समझ लीजिए। और ये चारों के चारों अलंकार किस तरह के हैं, तो ये शब्दालंकार हैं, ठीक है, शब्दा। ये भी ध्यान रखोगे, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, एक ये शब्दालंकार हो गए और बाकी जो होते हैं वो अर्थालंकार में आते हैं, ठीक, अर्था में, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। और देखिए अगला है हमारा ये गद्यांश, 2-3 क्वेश्चन गद्यांश के हैं, 20, 21, 22 पढ़ते हैं इसको हम। बातचीत करते समय हमें शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सम्मानजनक शब्द उदात्त और महान बनाते हैं। बातचीत को सुगम एवं प्रभावशाली बनाने के लिए सदैव प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, अत्यंत साहित्यिक एवं क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से कहीं आसान हो गए। चलो हम सीधा क्वेश्चन पर ही आते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक वर्ग को कैसे बोलना चाहिए, ठीक है, शिक्षक वर्ग को कैसे बोलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये देख रहे होंगे आप, शिक्षक वर्ग को कैसे बोलना चाहिए, तो यहाँ पर अतः शिक्षक वर्ग को शब्दों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए, ठीक, ये है। यानी यहाँ पर अगर बात की जाए सही आंसर की, तो सोच समझ कर बोलना चाहिए, ये सही आंसर हो जाएगा। और वैसे भी कोई भी हो, शिक्षक वर्ग की बात नहीं है, कोई भी हो उसे सोच समझ कर ही बोलना चाहिए, ठीक है, बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए, ठीक, गलत हो जाएगा। तुरंत नहीं बोलना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा, यानी सोच समझ कर बोलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। देखिए दोस्तों, जो गद्यांश होते हैं उनमें शीर्षक भी जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो एक बार पढ़ते हैं इसको हम। बातचीत करते समय हमें शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सम्मानजनक शब्द उदात्त और महान बनाते हैं। बातचीत को सुगम एवं प्रभावशाली बनाने के लिए सदैव प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, अत्यंत साहित्यिक एवं क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से कहीं आसान हो कि हमारा व्यक्तिगत चोट खा जाए। बातचीत में केवल विचारों का ही आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि व्यक्तित्व का भी आदान प्रदान होता है। अतः शिक्षक वर्ग को शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। शिक्षक वास्तव में एक अच्छा अभिनेता भी होता है, जो अपने व्यक्तित्व, शैली, बोलचाल और हाव से विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और उन पर अपनी छाप छोड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए शब्दों का चयन हो जाएगा। इससे हमें ये निकलता है शब्दों का चयन, यानी जो शब्द हैं वो हमें सोच समझ करके बोलने चाहिए, ठीक है, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, बातचीत में किसका आदान प्रदान होता है। तो दोस्तों देखिए, बातचीत जब हम करते हैं तो एक तो विचारों का और व्यक्तित्व का, ठीक है, ये दोनों आंसर इसके सही हो जाएंगे, ठीक। और वैसे भी जब हमने इसमें पढ़ा था तो विचार और अभिव्यक्ति, व्यक्तित्व ये होता है, ठीक है। ये देखिए, ये पढ़ा था हमने, बातचीत में केवल विचारों का ही नहीं बल्कि व्यक्तित्व का भी आदान प्रदान होता है, ठीक, यानी विचार और व्यक्तित्व दोनों का आदान प्रदान होता है बातचीत में, ठीक है। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन है, अब निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो दोस्तों देखिए, जो दो शुद्ध वाक्य होते हैं इसमें हम 5-6 पॉइंट बताते हैं, ठीक है, शुद्ध वाक्यों की पहचान कैसे होती है। तो फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखोगे उद्देश्य और विधेय, ठीक, उद्देश्य और विधेय। जो दरोगा की बाकी में ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं वाक्य में, ठीक, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। तो वाक्य जब शुद्ध वाक्य बनाते हैं हम, तो सबसे पहले हमें उद्देश्य रखना होता है, ठीक है। और उद्देश्य इसमें क्या है, तो बच्चा हो जाएगा, ठीक है, उद्देश्य होता है जिसके बारे में हम कुछ बात करते हैं वो, ठीक। तो जिसमें बच्चा पहले होगा बस वही आंसर उसका सही हो जाएगा। लेकिन बच्चा दो में है, ठीक है, एक तो बच्चा इसमें है, एक बच्चा इसमें है। तो बच्चे को काट कर अनार खिलाओ, तो बच्चे को काट कर नहीं खिला सकते हैं, तो बच्चे को अनार काट कर खिलाओ, ठीक है, ये
ये वाला सही हो जाएगा इसमें, ठीक, सी ऑप्शन। और वैसे भी अगर इनको पढ़ रहे हैं हम, पढ़ के करते हैं, तो देखिए बच्चे को काट कर अनार खिलाओ, तो बच्चे को काट करके अनार नहीं खिला सकते हैं। काट कर अनार बच्चे को खिलाओ, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इस मुद्दे से पहले नहीं है। और अनार बच्चे को काट कर खिलाओ, ठीक है, अनार बच्चे को काट कर खिलाओ, ये भी सही नहीं होगा, इसलिए तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ठीक है, भाववाचक संज्ञा पूछी है, तो चरित्र इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। देखिए चरित्रता भी सही है, ठीक, लेकिन वो मूल भाववाचक संज्ञा नहीं है। मूल तो यही है चरित्र, क्योंकि वो जो चरित्रता है ये ता प्रत्यय से बनी है, इसलिए। क्वेश्चन अगला है, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए तद्भव और तत्सम ये मैंने दोनों बताए थे अभी, तद्भव और तत्सम। तद्भव कौन से होते हैं? जो कम जो ज्यादा बोले जाते हैं, और तत्सम कौन से होते हैं? जो कम बोले जाते हैं, ठीक है। तत्सम यहाँ पर पूछा जा रहा है तद्भव शब्द कौन सा होगा, तो तद्भव हो जाएगा यहाँ पर आधा, ठीक है, क्योंकि आधा शब्द ज्यादा बोला जाता है, अर्ध कम बोला जाता है, ठीक है। अगर कूप की बात करें तो कुआ हो जाएगा इसका तद्भव, व्योम की बात करें तो आसमान हो जाएगा, और विद्या तो सभी जानते ही हो, ठीक है, ये हो जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, वर्ष 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? वर्ष 2014 का, देखिए ये पेपर है 2021 का, लेकिन पूछा गया है 2014 का, यानी 7 साल बाद, 7 साल पहले का, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रमेश चंद्र शाह। और इनकी रचना कौन सी थी? तो विनायक इनकी रचना थी। और विधा अगर पूछी जाए, विधा कौन सी थी? तो विधा थी उपन्यास, ठीक है। राजेश जोशी की, राजेश जोशी की रचना अगर पूछी जाए तो इनकी रचना है दो पंक्तियों के बीच, और विधा पूछी जाए तो काव्य है। केदारनाथ सिंह की अगर रचना पूछी जाए तो अकाल में सारस, और विधा है उसकी काव्य। अमरकांत की रचना पूछी जाए तो इन्हीं हथियारों से है, और विधा पूछी जाए तो उपन्यास है। दोस्तों हमने विधा और पुरस्कारों की एक अलग से वीडियो बना रखी है, जिन्हें दिक्कत आ रही है इनमें तो वो जाकर के पढ़ें, उसे देख लें, बहुत ट्रिक से कराइए, बहुत ही अच्छी है, ठीक है। एक बार में ही पूरी की पूरी आपको विधाएं सहित रचना याद हो जाएंगी। क्वेश्चन अगले की तरफ बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन है हमारा, ग्राम किस रचनाकार की प्रथम कहानी है? तो दोस्तों ग्राम जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है, और ये पहली भी है इनकी, ठीक। अगला क्वेश्चन है अब हमारा, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? ठीक है, प्रेम शब्द क्या है? तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। देखिए जो हिंदी में होते हैं ना, केवल पूरी व्याकरण में 5 ही प्रकार के शब्द होते हैं, या तो क्रिया होता है उसमें, या फिर विशेषण होता है, या फिर अव्यय होता है, या फिर संज्ञा होता है, ठीक, या फिर सर्वनाम होता है उसमें। और इनकी पहचान क्या होती है? क्रिया की पहचान होती है जिसके पीछे ना लग जाता है, ठीक है। संज्ञा सभी जानते हैं किसी का नाम होता है, और विशेषण होता है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला, यानी क्वालिटी बताने वाले शब्द। और अव्यय क्या होते हैं? जो लिंग वचन कारक के आधार पर बदलते नहीं है वो। और सर्वनाम, सर्वनाम को भी सभी जानते हैं, ठीक है, जो संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन अगला है, कृपा किस शब्द का विलोम है? तो देखिए कृपा कोप का विलोम होता है, ठीक है, कोप का। कटु का मीठा होता है या मधुर होता है, ठीक। क्रोध का शांत हो जाएगा, और क्रूर का सहज यानी शांत, इसका भी यही हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल कृपा का कोप होता है विलोम। क्वेश्चन अगला है हमारा, मोहकी खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? मोहकी खाना, ठीक है, मोहकी खाना मुहावरे का अर्थ, तो इसका मतलब होता है हार जाना, ठीक है, बुरी तरह से हार जाना। अगला क्वेश्चन है, नृत्य का तद्भव रूप क्या होगा? तो देखिए नृत्य तत्समय हमारा, और तद्भव हो जाएगा इसका नाच, यानी जो कम बोले जाते हैं तत्सम होते हैं, जो ज्यादा बोले जाते हैं वो तद्भव होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्दहन, ठीक। जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उन्होंने हिंदी नहीं पढ़ी तो फिर उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, वो पेपर पास नहीं कर पाएंगे बिना हिंदी के, ठीक है। और यूपी का तो कोई भी पेपर पास नहीं कर पाएंगे बिना हिंदी के, ये याद रखना। क्वेश्चन अगला, निम्न में से कोदंड किसका पर्यायवाची है? तो ये धनुष का पर्यायवाची होता है कोदंड, ठीक। क्वेश्चन अगला, मोर का तत्सम क्या होगा? तो देखिए तत्सम के कितने क्वेश्चन आगे, संधि विच्छेद और तत्सम तद्भव के, ठीक है। मोर का तत्सम कौन सा हो जाएगा? मयूर, ठीक है, मयूर। मोर तद्भव है और तत्सम इसका मयूर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन अगला है अब, छबड़ किसके योग से बना है? छबड़ किसके योग से बना है? तो क प्लस सा से बना है ये संयुक्त वर्ड है, और संयुक्त वर्डों की संख्या हिंदी में 4 है, ठीक है। कौन सी? एक छ हो गया ये, एक त्र होता है, एक ज्ञ होता है, और एक स्र होता है, ठीक है। ज्ञ और एक स्र, ये 4 वर्ड होते हैं हिंदी में, ठीक है, संयुक्त वर्ड, ठीक है। अब
अगला क्वेश्चन है हमारा, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय, तो विस्मय होता है अद्भुत रस का। ठीक। शांत रस का निर्वेद होता है, हास्य का हास होता है, बीभत्स का जुगुप्सा या घृणा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो उपसर्ग और प्रत्यय मैंने बताए थे, इनमें मूल शब्द निकालना होता है हमको। अगर मूल शब्द निकालने के बाद हम पहले कुछ बचता है तो उपसर्ग कहलाता है, बाद में बचता है तो प्रत्यय कहलाता है। देखिए इसमें प्रत्यर्पण में करेंगे तो प्रत्य प्लस अर्पण हो जाएगा इसका, इसमें सम प्लस गम हो जाएगा, इसमें वे प्लस मोचन हो जाएगा। केवल ये क्रोध शब्द है, इसमें कुछ नहीं होगा, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, यानी बिना उपसर्ग का क्रोध शब्द हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्रोध, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए मनोहर में विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो देखिए शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा इसमें? निर्वेद। ठीक है, शांत रस को नौवे रस के रूप में जाना जाता है, यहाँ ध्यान रखोगे। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई है। ठीक, और नौवा रस शांत रस है जिसका स्थायी भाव निर्वेद है। अगर श्रृंगार की बात की जाए तो इसका स्थायी भाव रति होता है। ठीक है, ये होते हैं। और साथ में ये भी ध्यान रखोगे कि 33 संचारी भाव की संख्या है। अगर 34वां संचारी भाव पूछा जाए, 34वां संचारी भाव, ठीक है, 34वां संचारी भाव, तो वो कवि देव ने माना है छल को। ठीक है, छल को कवि देव ने, 34वां संचारी भाव। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? जो ईश्वर में विश्वास रखता है आस्तिक कहलाता है, जो नहीं रखता है वो नास्तिक कहलाता है। दोस्तों हमने यूपीएसआई 2 दिसंबर 2021 का हिंदी का पूरा 40 क्वेश्चन लगाए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक पढ़िए, मुस्कुराइए।